ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर जिनके स्वामी मंगल देव श्री राम तथा उनके भक्त पवन पुत्र हनुमान की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान रख, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका नित्य प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। इसमें डेटा जो लिए जाते हैं सिर्फ पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से उनके सौजन्य से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ हो। तो चलिए श्री गणेश की स्तुति करते हुए चलते हैं पंचांग के पंचांग। जिस प्रकार पंचांग 5 भागों में हुआ करता है, उसी तरह यह प्रस्तुति भी 5 भागों में है। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से है और इसी पहले भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम नित्य आपके सुझाव के अनुरूप इस प्रस्तुति का लघु रूप अलग से प्रस्तुत करते रहते हैं। दूसरा भाग नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है, यानी विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए आज का दिन कैसा होगा, तारा बलन के अनुसार से जानने का प्रयास करते हैं। यह मुख्यतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार ग्रहों के बारे में भी पूरे जीवन काल के बारे में हम जान सकते हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। तीसरा भाग राशि के अनुसार विभिन्न राशि में जन्मे जातक के लिए आज के दिन चंद्र बलन के अनुसार कैसा रहे, इसे चंद्र बलन कहते हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। चौथा भाग चौघरिया, एक प्रकार का भूत ज्योतिष, सभी कार्यों के लिए जिसमें हम सुनता चाहते हैं उनके लिए यह काफी उपयोगी। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। पांचवा और अंतिम भाग अंक हमारे लिए जीवन में अहम भूमिका अदा करते हैं। जीवन से मृत्यु और उसके बाद भी अंक हमारा पीछा नहीं छोड़ते, अंक हमारे साथ है। ये अंक चिर होते हैं क्योंकि ईश्वर द्वारा प्रदत्त होते हैं। कुछ अंक हम मिस करते हैं, कुछ अंक हमारे पास प्रचुर मात्रा में, और इनका शुभ और अशुभ फल होता है, बाधाएं होती है। और अंकों को यदि जाने, पहचाने, समझें और उसका सही उपयोग करें तो अंकों को उनसे शुभ फल प्राप्त कर सकते और हमारे जीवन में शुभता बढ़ सकती। तो चलिए अंकों को पहचानने, समझने, जानने और उसे याद रखने के उद्देश्य से तथा उसके सही उपयोग करने के उद्देश्य से यह प्रस्तुति। साथ ही साथ इसी प्रस्तुति में आज का अंक किसी भी माह की विभिन्न तिथि को जन्मे जातक के लिए कैसा दिन होने के संकेत है, शुभता और अशुभता कैसी है, इसके संकेत क्या दे रहे हैं, अंक बोल रहे हैं, इन हम इसी प्रस्तुति भाग को लेकर यह लेकर आए हैं। इस प्रकार पूरे 5 भाग आपके लिए रोचक, ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी होने वाला है। कहीं जाएंगे नहीं, हमारे साथ बने रहेंगे इस प्रस्तुति में आरंभ से अंत तक। तो चलिए प्रस्तुति का लाभ उठाएं और उसे रोचक बनाते हुए आप उससे आनंदित हो तथा उसका सही उपयोग करने के लिए तत्पर। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में सुबह अशुभ मौत जानने का माध्यम है, किंतु इसकी महत्ता हमारे जीवन में अधिक है। यह हम सबके निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, हमारा आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। चलिए आइए पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए।
साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि उनके भी जीवन में, वे भी अपने जीवन में शांति, जीवन में पंचांग का अनुसरण करके जीवन, उसमें शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सके। और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम पर कर्तव्य के बाद चलिए पंचांग के भाग में चलते हैं। श्री राम के वो याद करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका आज के प्रस्तुति के पहले भाग में। आज का दिनांक 6 जनवरी 2026, माह माघ, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलयुग और कलयुग का 5126वां वर्ष। आज का सूर्योदय 6:37 पर, सूर्यास्त 5:14। आज सनराइज एट 6:37 AM एंड सनसेट एट 5:14 PM। आज का दिशा शुभ उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो गुड़ का सेवन कर यात्रा में शुभता। पंचांग के 5 अंक इस प्रकार। तिथि मंगलवार, मंगलवार। तिथि प्रातः 8:01 तक जया, तृतीया जो जया तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद चतुर्थी जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र दिन के 12:17 तक श्लेषा, तत्पश्चात माघ। योग रात्रि के 8:21 तक प्रीति, तत्पश्चात आयुष्मान। और करण प्रातः 8:01 तक वृष्टि, भद्रा, तत्पश्चात रात्रि के साथ 7:20 तक भव और फिर पालो। ये रहे हमारे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं कि भोलेनाथ का वास कहाँ है और उनकी शुभता कैसी। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक भोलेनाथ तृतीया तिथि है, भोलेनाथ क्रिया स्थल पर है क्योंकि सुख पर नहीं है, तत्पश्चात भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर होते हैं जो कि सुखप्रद। प्रातः 8:01 के बाद चतुर्थी तिथि है और उसी के बाद भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर होते हैं जो कि सुखप्रद है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:34 से 12:17 तक। अमृत काल 10:46 से 12:17 तक। सर्वार्थ सिद्धि जो प्रातः 6:37 से 12:17 तक। और विजय मुहूर्त अपराह्न 1:40 से 2:24 अपराह्न तक। गोधूली विला संध्या 5:11 से 5:38 संध्या तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:29 से मध्य रात्रि 0:22 तक। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल अपराह्न 2:35 से 3:54 अपराह्न तक। कुलिक काल दिन के 11:55 से 1:15 अपराह्न तक। यमगंड प्रातः 9:16 से 10:36 तक। वर्ज मुहूर्त देर मध्य रात्रि 0:07 से 1:41 तक। भद्रा प्रातः 6:37 से प्रातः 8:01 तक। गंडमूल प्रातः 6:37 यानी सूर्योदय से 7 जनवरी के दिन के 11:56। भद्रा का वास आज पाताल में है जो कि शुभ नहीं। तो ये रहे हमारे शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें तो चूंकि चंद्रदेव राशि परिवर्तन करने वाले हैं अंश के अनुसार, इसलिए अंश के अनुसार ये कमजोर में है। बृहस्पति तथा शनिदेव भी कमजोर अवस्था। मंगल देव, बुध देव तथा शुक्र देव अस्त चल रहे। वक्री बृहस्पति देव है, राहु देव और केतु देव। राहु देव केतु देव सदैव वक्री रहते। राशि के अनुसार यदि ग्रहों की स्थिति को देखें
तो मित्र की राशि में 3 ग्रह, शत्रु की राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह और अपनी ही राशि में चंद्रदेव 1 ग्रह है। बृहस्पति और बुध का आपस में राशि परिवर्तन है। ये दोनों आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बृहस्पति बुध की राशि में, बुध बृहस्पति की राशि में। और इस प्रकार बृहस्पति की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 5 ग्रह, मंगल और शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं और शेष ग्रहों की राशि में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में 1 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 4 ग्रह और अपने ही नक्षत्र में 1 ग्रह, अपने ही नक्षत्र में 3 ग्रह। और ये ग्रह है बृहस्पति देव, शुक्र देव और राहु देव। इस प्रकार आज चंद्रदेव का दिन के 12:17 पर राशि परिवर्तन। इस प्रकार यह प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं यह प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी होगी। आपको लिया है अब दूसरे भाग। दूसरा भाग चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है यानी नक्षत्रों के अनुसार ग्रहों की स्थिति कौन सी है, इस पर कैसी है, इस पर विचार होता है। इसे ताराबलम कहते हैं। ताराबलम के समक्ष नक्षत्रों के नाम जो है, ताराबलम के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है, ये नक्षत्र बताते हैं कि आज चंद्रमा किस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। वहीं ताराबलम के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है, यह जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं वो है। जातक अपना नक्षत्र इसी भाग से चुनकर रो में जाकर और देख सकते हैं कि उन चंद्रमा कहाँ पर मिलन हो रहा है उनके गोचर का और आज का दिन कैसा है, वही उनका आज का दिन का संकेत है। कुल 9 तरह के संकेत मिल सकते हैं। आपका आज का तारा जन्म में संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यय, साधक, धनी, मित्र आदि मित्र हो। और ऐसी स्थिति में जब भी आपका तारा आज का संपत, क्षेम, साधक, मित्र या मित्र का संकेत दे रहा है, ऐसा इसका तात्पर्य है शुभ फल। वहीं शेष जो तारे हैं वह जन्म, ऋत, विपत, प्रत्यय या नैधन्य में हो तो अशुभता के संकेत है। शुभ तारों की स्थिति में आप अपने कार्यों का निष्पादन उल्लासपूर्वक उत्साह से कर सकते हैं और साथ ही साथ जो कार्य आरंभ हो चुके हैं उनका निष्पादन कर सकते हैं और नए कार्य का आरंभ इसी अवधि में कर सकते हैं। किंतु यदि आपका तारा जन्म, विपत, प्रत्यय या नैतनी में है, अशुभता का संकेत दे रहा है, तो वैसी स्थिति में हम दैनिक कार्यों में सावधानी जो आरंभ किए हुए कार्यों का निष्पादन करने में और नए कार्यों को आरंभ नहीं करने को यह संकेत दे रहे हैं। इसलिए सावधानी बरतें, दैनिक कार्यों में नया कार्य आरंभ न करें। साथ ही साथ इन स्थितियों को जन्म, विपत, प्रत्यय और न्यायधनी के में जो तारा आपका है उसे परिवर्तित कर शुभता में परिवर्तन करने का प्रयास न करें, जोखिम न लें। किताबों में जरूर लिखा है और हम उस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन आपसे आग्रह है कि शुभ कार्यों में के साथ कोई भी जोखिम न लें, क्योंकि आपकी शुभता में कहीं कुछ परेशानी ना हो। इसलिए हम आपसे यही आग्रह करें। यह ताराबलम मुख्यतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। 9 तारा चक्र पद्धति से हम यह जान सकते हैं कि पूरे जीवन काल में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, शुभ और अशुभ कौन कौन कर रहेंगे, जिसके अनुसार दशा महादशा का फल, जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों का फल और हमारे साथ विभिन्न व्यक्ति जो जुड़ते हैं वे कितना शुभकारी होंगे, ये सभी जान सकते हैं। 9 तारा चक्र पद्धति मूलतः इस सिद्धांत पर आधारित है कि ग्रहों के मन नक्षत्र हुआ करते हैं, नक्षत्री ग्रह के फल देते, ग्रह अपना फल नहीं देते। तो 27 नक्षत्र
27 नक्षत्र, 9 ग्रह, कौन से ग्रह किसके फल देंगे? इसके लिए 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्रों की सूची में क्रमबद्ध करके इस तरह से सूची में रखी, 3 श्रेणियों में। और ग्रहों को दशा महादशा के क्रम में रखा गया। पहला ग्रह केतु, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, तीसरा चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और इन नक्षत्रों के साथ, इन ग्रहों के साथ नक्षत्रों को जोड़ा गया। पहला नक्षत्र जो भी बने हर श्रेणी में से, यानी पहला, 10वां, 19वां, इनका स्वामी तो पहला ग्रह केतु देव को मिला। दूसरा ग्रह के साथ दूसरा 11वां, 20वां नक्षत्र जुड़े, और तीसरा 12वां, 30वां नक्षत्र सूर्यदेव, तीसरा ग्रह सूर्यदेव से जुड़े। चौथा ग्रह चंद्रदेव बनते हैं, तो चौथा, 13वां, 22वां नक्षत्र ये चंद्रदेव से, चौथे ग्रह से। और इसी क्रम में बढ़ते हुए घड़ी की सूर्य की दिशा में हम 9, 18, 27वां नक्षत्र, 9वां ग्रह बुध देव से। और यह सूची इस प्रकार है। अब फलित कैसे करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण। क्या हमारा जन्म जिस नक्षत्र में होता है, उस नक्षत्र को चिन्हित करते हैं, और चिन्हित करके ग्रह, उससे संबंधित ग्रह को हम चिन्हित करते हैं। यह ग्रह पहला ग्रह बनता है इसी दशा, इसी ग्रह में हमारा जन्म ग्रह बने, और इसी ग्रह की दशा में हमारा महादशा में हमारा जन्म हुआ होता है, और पिछले जन्म में मृत्यु भी इसी महादशा में हुआ करती है। आप जन्म कुंडली में दशा महादशा फल देखें, आपको स्पष्ट होगा कि अगर यदि कोई दशा महादशा की अवधि उदाहरण स्वरूप 6 वर्ष है, आपने 3 वर्ष कुछ महीने उसमें भोग लिए हैं, शेषांश, भोगांश, रेसिडुअल आदि शब्दों से करके वह अवधि आपको चिन्हित करेगी। और फलित करने के लिए जब पहला ग्रह हम चिन्हित कर लिए, तो वहां से घड़ी की सुई की दिशा में बढ़ेंगे, और दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो होते हैं ये सफलदायी होंगे। पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां यह असफलदायी। इस प्रकार हम हर ग्रह के बारे में जान सकते हैं कि कैसा सुफल देंगे, कैसा असफल देंगे, और उसके अनुसार सुफल की स्थिति में हम दशा महादशा में सुफल कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं। सुफल की स्थिति में हम किसी किसी ग्रह से उम्मीद कर सकते हैं। वैसे व्यक्ति जो शुभ नक्षत्र में जन्म लिए हैं, वैसे नक्षत्र में जन्म लिए हैं जो हमारे शुभकारी हैं, तो वह हमारे लिए फलदायी हो सकते हैं, शुभकारी हो सकते हैं। और वहीं इसके विपरीत पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह हमारे लिए पीड़ादायक होते हैं, और जब पीड़ादायक स्थिति में दशा महादशा का फल हमारे इच्छा के विपरीत होने की संभावना होती है, तो पीड़ा बर्दाश्त करने के लिए मानसिक रूप से हम तैयार रहते हैं। ग्रहों से ये उम्मीद कम रखते हैं, और इन नक्षत्रों में जन्मे जातक से भी हम कम आशा रखते हैं, जिससे अंततोगत्वा हमें परेशानी नहीं होती है। हम मानसिक रूप से तैयार रहते हैं इन सभी स्थितियों का सामना करने के लिए, जो हमारे स्वास्थ्य के अंततोगत्वा हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। इस प्रकार हम ग्रहों के बारे में जान सकते हैं। और 9 तारा चक्र पद्धति काफी उपयोगी है। यही वजह है कि 9 तारा चक्र पद्धति पर हम विशेष रूप से अलग एक वीडियो पोस्ट किए रखे हैं यूट्यूब पर, जिसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान के भी जन्म कुंडली की चर्चा की है 9 तारा चक्र पद्धति से, और उनके संबंध को भी हमें देखने का प्रयास किया। तो चलिए हम चलते हैं वापस ताराबलम पर, और देखते हैं कि आज का तारा विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए क्या संकेत दे रहे हैं। आज का तारा, आज चंद्रमा दिन के 12:17 तक श्लेषा नक्षत्र में है। उसके बाद माघा नक्षत्र में जाए। यदि आपका जन्म जिस नक्षत्र में भी जिसका आपका जन्म हुआ,
आप उसके क्रम में देखें। अश्लेषा नक्षत्र के कॉलम में आपको क्या संकेत मिले। उदाहरण स्वरूप यदि हम भरनी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में देखें जन्म जातक के लिए, तो पहला भाग मित्र का है। वहीं पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद के नक्षत्र में जन्म जातक के लिए देखें तो पहला भाग परेशानी का है, अशुभता के संकेत दे रहे हैं। वहीं दूसरा भाग हम देखते हैं यदि, तो भरनी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ के नक्षत्र में जन्म जातक के लिए अति मित्र शुभता के संकेत है, और पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद के नक्षत्र जन्म जातक के लिए भी शुभता के संकेत। इस प्रकार आप शुभता और अशुभता जान सकते हैं। और अशुभ तारों की स्थिति में, जैसा हमने आरंभ में कहा था, कभी भी जोखिम न लें, दैनिक कार्य सावधानी पूर्वक करें, साथ ही साथ नए कार्य न करें। वही शुभता की स्थिति में आप दैनिक कार्य कर सकते हैं आराम से, उत्साह पूर्वक, और नए जो कार्य आरंभ कर चुके हैं उसे भी निष्पादन कर सकते हैं, साथ ही साथ नए कार्यों का भी आरंभ आप कर सकते हैं। तो ये रहे हमारे छोटी सी प्रस्तुति चंद्रमा के गोचर पर तारा पर। उपाय के तौर पर जैसा आरंभ में हमने कहा था कि कोई भी जोखिम न लें, किंतु किताबों में जो लिखा है आपके ज्ञान के लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं। चंद्रमा यदि आपका आज का तारा जो बता रहा है कि जन्म में है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपत में है तो गुड़ का दान, प्रत्यय में है तो नमक का दान, और नैधन्य है तो मोत्याग जरूरी है, मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान। तो पुनः बता दें, यह किताबों के की जानकारी के लिए है, ये बुक इस नॉलेज है, इसका व्यक्तिगत जीवन में उपयोग न करें, क्योंकि हर कार्य में हम शुभता चाहते हैं, हमारे पास समय कम है, इसलिए अशुभता को हम निमंत्रण न देकर शुभता की ओर जाए और बर्दाश्त करें, कार्यों को टालें, सावधानी पूर्वक कार्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ तीसरे भाग में आपको ले चलते हैं। तीसरा भाग चंद्रबलम। आज चंद्रमा का गोचर है, इसलिए चंद्रबलम के अनुसार आज का दिन विभिन्न राशियों में जन्मे जातक के लिए कैसा होने की उम्मीद है, यह आपके समक्ष हम लेकर आए। चंद्रमा कर्क राशि में भी गोचर कर रहे हैं, और इसके अनुसार जब तक दिन के 12:17 तक वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, मकर तथा कुंभ राशि में जन्मे जातक के लिए शुभता के संकेत है। तत्पश्चात जब चंद्रमा राशि परिवर्तन करते हैं, सिंह राशि, अग्नि राशि में जाते हैं, तब मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत हैं। शेष राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत नहीं है। आपको बता दें, दिन के 12:17 पर तक चंद्रमा कर्क राशि में है, उसके बाद वे सिंह राशि में जाने पर अपने अपनी राशि में कर्क में थे, उसके बाद सिंह राशि में गए। यह फलित हम इसे चंद्रबलन कहते हैं, और यह चंद्रमा जिस राशि में बैठे होते हैं जन्म कुंडली में, यानी चंद्र राशि के अनुसार देखते हैं, लग्न के अनुसार नहीं देखते। तो ये रहे हमारे चंद्रबलन की प्रस्तुति, तीसरी प्रस्तुति। चौथे भाग में आपका स्वागत है, जो कि चौघड़िया से संबंध है। चौघड़िया एक प्रकार का ज्योतिष मुहूर्त है, और यह शुभ अशुभ काल दर्शाता है किसी भी कार्य को करने के लिए, चाहे वह कार्य पूजा पाठ हो, दैनिक कार्य हो, पहली बार किए जाने वाले कार्य हो, या ग्रहों से संबंधित कार्य हो। संक्षेप में कहें कि कोई भी कार्य जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करते हैं, वह कार्य, यानी जीवन में सारे कार्य। और इसी किसी की महत्ता को देखते हुए, इसकी उपयोगिता को देखते हुए, हमने YouTube पर अलग अलग वीडियो पोस्ट करके रखा है। हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता, अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया। आप उसे संदर्भित कर सकते हैं, और संदर्भित करके आप उसे ज्ञान प्राप्त कर आप उसका उपयोग सही उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम जानने का कोशिश करते हैं आज का चौघड़िया क्या कहता है। चौघड़िया के बारे में संक्षेप में हम जानने का प्रयास करें। पहले कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु
साप्ताहिक दिनों से इसे जोड़ने के लिए साथी चौघड़िया का नामकरण हुआ और प्रतिदिन सुबह, दिन और रात आरंभ में जो चौघड़िया होते हैं वही अंत में भी चौघड़िया होता है। इस प्रकार चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से हो जाता है और साप्ताहिक दिन के स्वामी जो ग्रह बनते हैं उनसे भी इनका संबंध होता है और साथ ही साथ उनके उन ग्रहों से संबंधित विशेष कार्यों जिसके से ग्रह जिनका विशेष कार्य है, जो भी कार्य उनका अधिकृत किया गया है उन विशेष कार्यों से भी चौघड़िया संबद्ध हो जाती है। इस प्रकार चौघड़िया काफी उपयोगी, उसकी उपयोगिता और बढ़ जाती है। जब भी हम चौघड़िया देखें तो दिन का चौघड़िया राहु काल, काल बेला और वार बेला से ग्रसित रह सकता है, वहीं रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से। और जब भी अशुभता से व्याप्त हो तो उस चौघड़िया का त्याग कर उसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो आज का चौघड़िया यदि हम देखें इस संदर्भ में आपके पास आप जो हमने अनुभव के आधार पर पाया है कि चूंकि दिन में सूर्य का प्रतिनिधित्व रहता है और सूर्य तथा उनके पुत्र शनि देव में आपस में थोड़ी कटुता रहती है, इसलिए शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित है। वहीं रात्रि चंद्रमा का प्रतिनिधित्व, चंद्रमा के पुत्र बुध देव चंद्रमा से कुछ शुद्ध, इसलिए उनका चौघड़िया लाभ चौघड़िया प्रति रात काल रात्रि से ग्रसित। इस प्रकार जो भी तारक से चौघड़िया अशुभता से व्याप्त हो उसको त्याग करके शेष चौघड़िया का उपयोग किया जाता है। तो चलिए आज देखते हैं कि आज का चौघड़िया क्या कह रहा है। आज दिन मंगलवार है, मंगल चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहे हैं, मंगल चौघड़िया से दिन समाप्त हो रहे हैं और शनि के चौघड़िया से दिन रात्रि आरंभ हो रहे हैं, शनि के चौघड़िया से रात्रि समाप्त हो रहे हैं। उद्वेग चौघड़िया जो सुबह 7:57 से प्रातः 9:16 तक है वो वार बेला से ग्रसित है। काल चौघड़िया जैसा हमने कहा था प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित होता है, आज 1:15 से 2:35 तक है। और शुभ चौघड़िया जो बृहस्पति देव का है 2:35 से अपराह्न 2:35 से 3:54 तक है, वह राहु काल से ग्रसित। रात्रि का चौघड़िया 6:54 से 8:35 तक लाभ चौघड़िया है जो कि काल रात्रि से ग्रसित। इस प्रकार हम चौघड़िया के बारे में जान गए और उसका सही उपयोग हम करें, यही इसी की जिससे हम अपने जीवन में सुखता लाए, यही हमारी कामना है, यही आपसे भी प्रार्थना है कि शुभ चौघड़िया को देखकर ही आप काम करें ताकि आपके जीवन में सुखता बनी रहे, हर एक कार्य में आपको सुखता की उम्मीद की जाए। इसके साथ ही हम आपको ले आए हैं अंतिम पड़ाव में अंक ज्योतिष के अनुसार। आज अंकों को कैसे जाने, अंकों को कैसे पहचाने, अंकों को कैसे समझे, चूंकि अंकों के जीवन में हमारी अहम भूमिका होती है और अंक ज्योतिष में 1 से 9 तक अंक ही उपयोग में होते हैं, एकल सिंगल डिजिट में। 2 डिजिट का जब भी अंक होता है या 2 से ज्यादा तो वैसे अंकों को जोड़कर उसमें उपयुक्त प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एक अलग पर परिवर्तित कर दिया जाता है। साथ साथ शून्य को गणना में नहीं ली जाती क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। तो ये रहे, और 1 से 9 तक अंक आप देखेंगे तो 5 अंक ऐसा होता है जो कि मध्यस्थता का काम करता है, बीचों बीच आता है, ये सभी अंकों को संतुलित करके रखता है। इसलिए इसकी महत्ता, इसकी शक्ति अंक ज्योतिष में काफी है, यह केंद्र बिंदु हुआ करता है। अंक ज्योतिष में आप देखें 1 से 9 तक जो अंक होते हैं इनके शासक ग्रह अलग अलग होते हैं। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि, 9 के मंगल। यह आप याद यदि रखें तो आपके लिए काफी उपयोगी होगा। और चूंकि ये जो अंक है ये सभी जो विभिन्न ग्रहों से शासित होते हैं और ये सभी ग्रह के तत्व, ऊर्जा तथा गुण अलग अलग होते हैं। इसलिए जो अंक हमारी जन्म तिथि में
मिसिंग है, अनुपलब्ध है, उस अंकों से संबंधित गुण, तत्व तथा ऊर्जा की कमी हमें पाई जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ अंक ऐसे भी हो सकते हैं जो 2 बार से ज्यादा रिपीट हुए हो। वैसी स्थिति में वह अंक हमारे लिए उस अंक से संबंधित ग्रह की अधिकता, उनके तत्वों के, उनके गुणों की, उनकी ऊर्जा हमारे शरीर में अधिक पाई जाती है, जो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो अंकों को पहचानने का उद्देश्य यह भी है कि अंकों को संतुलित करके यदि हम अपने जीवन में रखें, शत्रु अंक को पहचाने, तो हमारे जीवन में सुखता बनी रहेगी। इन अंकों को ग्रहों के गुण, तत्व तथा ऊर्जा के आधार पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। एक को राजा या सरकार से या बॉस से, 2 को रानी या पार्टनर से, 3 को गुरु या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों या नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, झांसा में रखने वाले व्यक्तियों से, झूठ बोलने वाले व्यक्तियों से, बुध 5 राजकुमार से, 6 मंत्री से, हमारे जीवन में सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, 7 धर्मगुरु से, ऐसे व्यक्तियों से जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो, पूर्वानुमान हो, 8 अधीनस्थ कर्मचारियों से, नौकर चाकर से, समाज के नीचे के तबके के लोगों से, और न्यायालय से, 9 सेनापति, पुलिस, डॉक्टर तथा पुलिस। हम जब जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंक से उपहार, अंक को उपहार में देते हैं, कुछ अंक से हमें नवाजते हैं, और वह अंक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। वह अंक जन्म तिथि के रूप में होता है। जन्म तिथि में तिथि, माह और वर्ष हुआ करते हैं। तिथि और माह एक अंक या 2 अंकों का हो सकता है, किंतु वर्ष 4 अंकों का। और उन अंकों से हम कुछ अंक निकाल सर्जित करते हैं, जो कि हमारी गणना में हमारे जीवन के लिए उपयोगी हुआ करता है, जीवन के कुछ उद्देश्यों को दिखाता है, जीवन के बारे में बताता है। तिथि जो होता है वह मूलांक होता है, क्योंकि वह हमें हमारा आंतरिक व्यक्तित्व को दर्शाता है, आंतरिक गुणों को दर्शाता है, और इसलिए इसे मूलांक कहते हैं। बोलचाल की भाषा में इसे ड्राइवर कहते हैं। तिथि, माह और वर्ष को जब जोड़ते हैं, हमारे भाग्य के बारे में बताता है, और इसलिए उसे भाग्यांक कहते हैं। इसे बोलचाल की भाषा में कंडक्टर कहते हैं। ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु न हो, यह हम सबसे पहले देखते हैं। पूरा अंक ज्योतिष इसी ड्राइवर और कंडक्टर पर घूमता है। इसलिए ड्राइवर और कंडक्टर को पहचानना और उन्हें बैलेंस रखना, ये सब अंक ज्योतिष का यही काम। जब भी ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु हुए, तो कुछ ऐसे अंक को हम सृजित करते हैं, लाते हैं, जो उपयोग करते हैं, जो हमारे लिए, इन दोनों अंकों के लिए मित्र हो, शत्रु नहीं हो। जिस प्रकार मूलांक हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, मूलांक और तिथि और माह जोड़कर हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है, और वर्ष से हम एंजल नंबर निकालते हैं, कुआं नंबर निकालते हैं, जो वातावरण आदि बहुत सारी स्थितियों को दर्शाता है। जब भी हमारे जन्म तिथि में या जन्म गणना में 11, 22, 33 है, तो हम वह हमारे पूर्व जन्म के आत्मा से जुड़ा रहता है, और वह उसके अनुसार कुछ चैलेंजेस होते हैं, कुछ चुनौतियां होती है, जो इस जीवन में हमें करने होते हैं। साथ ही साथ यदि तिथि या गणना में 13, 14, 16, 19 आ जाए, तो वह हमारे पूर्व जन्म के ऋण को दिखाता है, और उस ऋण को इस जीवन में हमें पूरे करने होते। तो यह इस स्थिति को दर्शाता है। हमने एक जन्म तिथि लिया है, आज 6 जनवरी है। हमने गूगल से एक जन्म तिथि लिया है शैक्षणिक उद्देश्य से, कि यह जिनका जन्म तिथि आज है,
तो आप देखें कि इनका 6 जनवरी 1959, ड्राइवर 6 बनता है और कंडक्टर 4 बनता है। 13 कुल जोग होता है, जो कि पूर्व जन्म से भी सब जो ऋण है वह भी दर्शाता है, और 13 मिलकर 4 बनते हैं। इनका जो बाहरी व्यक्तित्व है वो 7 बताता है, और इनका जो एंजल नंबर है वह 5 बताता है। तो आइए इन अंकों को हम विशेष रूप से देखने का प्रयास करें कि इनके अंक आपस में क्या है और कौन से अंक इनके मिसिंग है। आप इनको देखें यदि, तो इनके अंक इनके आपके समझ तो टेबल है जिसमें अंकों को अभी एक टेबल में सभी अंकों को समायोजित किया गया है। ये अंकों के परमानेंट स्थान है, इसी स्थान पर सभी अंक रहते हैं, और इनके योग या इनके युति जो है वह हमारे विभिन्न कर्मों को दर्शाता है। उदाहरण स्वरूप 4 9 तो हमारे इंटेलिजेंस को दिखाता है, 3 5 7 हमारे इमोशनल लेवल को दिखाता है, 8 1 6 हमारे प्रैक्टिकल प्लेन को दिखाता है। वहीं हमारी सोच कैसी होगी वह थॉट दिखाता है, 4 3 8 विल पावर प्लेन दिखाता है, 9 5 1 हमारी आत्मबल के कैसी होगी, और हमारा कर्म कैसा होगा यह दिखाता है। आपके समक्ष इन अंकों को हमने समायोजित किया दूसरे टेबल में। इनका ड्राइवर 6 होता है, कंडक्टर 4 होता है, और एंजल नंबर 5 होता है, और इन सारे अंकों को यहाँ समायोजित किया गया बॉक्स में। और जो बॉक्स खाली है वे अनुपलब्ध अंक है। हमने जो अनुपलब्ध अंकों की सूची यहाँ पर रखी है वो गलत है, जिसके लिए क्षमा प्रार्थी है। लेकिन इनका जो अनुपलब्ध अंक है वो है 8 2 और 7। ये 8 2 7 इनके अनुपलब्ध अंक है। इनका थॉट प्लेन का है 66% है, इनका जो विल पावर प्लेन है 7% है, और इनका जो एक्शन प्लेन है 33%। इंटेलिजेंट लेवल भी इनका 66%, इनका इमोशनल लेवल भी 66%, और प्रैक्टिकल प्लेन भी 66%। इनके राजयोग जो गोल्डन राजयोग है वह इन्हें मिलता है, 4 5 6 इनके बनते हैं। कुछ इस अंक को 4 5 6 को गोल्डन राजयोग को बोला जाता है, और डायगोनल 8 5 2 को सिल्वर राजयोग। इनका सिल्वर राजयोग नहीं बनता क्योंकि 8 और 2 मिसिंग है, लेकिन 4 5 6 है, सिल्वर राजयोग बनता है। इस तरह से हम अंकों को, इनके जो अंक है, यदि हमारे पास अब मूलांक और भाग्यांक में शत्रु है तो ऐसे अंक को हम सज्जित करेंगे जो दोनों यहाँ पर अनुपलब्ध नहीं है, और दोनों अंक के मित्र। यदि हम इन दोनों अंक के शत्रु ले आए तो हमारे लिए परेशानी बनेगी। जिस तरह से ड्राइवर और कंडक्टर बस में आरंभ, यदि शत्रु है आरंभ से ही, तो शत्रु है ड्राइवर और कंडक्टर, तो बस का आरंभ से ही बाधाएं रहती है, परेशानी रहती है। उसी तरह हमारे जीवन में यदि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु है तो जीवन का स्ट्रगल आरंभ से ही होता है। किंतु यदि नाम कुछ ऐसे ऐसे उपाय हम कर लिए जो जिससे हम उस संगणकों को बैलेंस कर लिए तो हमारे लिए सुविधा होती है। दूसरी परिस्थिति बनती है जब ड्राइवर और कंडक्टर आपस में मित्र हो, और दैनिक जीवन में बस जो चल रही है उस वक्त सवाल ऐसे प्रश्न कुछ उसी स्टॉप पर हो जहां से हमारे जहां से जो शत्रु है ड्राइवर कंडक्टर के, ऐसी स्थिति में उस स्थान से बाधाएं बस को लिए चलने में। ठीक हमारे जीवन में जब हम शत्रु हम किसी मोड़ पर ले आते हैं, चाहे मोबाइल के रूप में, पासवर्ड के रूप में, किसी और भी गाड़ी संख्या, मकान संख्या आदि में, तो उस स्थान से हमारी बाधाएं शुरू होती हैं, और शत्रु अंक हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होते। इसलिए अंक ज्योतिषी का अंक ज्योतिष का मूल काम है सब ड्राइवर और कंडक्टर को बैलेंस करना, और जातक को बताना इन इन अंकों का प्रयोग नहीं करना है, मोबाइल अंक के शत्रु अंक दे रहा है, उन्हें सुधार करना। तो अब सुधार कैसे किया जाए यदि ड्राइवर और कंडक्टर में
हमारा शत्रु हो, आपस में मित्र हो, शत्रुवत हो, तो कैसे करेंगे? तो अंक हम उसी वही सृजित करेंगे जो अंकों का अनुपलब्ध नहीं है, प्रथम प्रयास वही करेंगे। और ऐसे अंक को हम जीवन में भी नहीं लाने का प्रयास करेंगे जो 2 बार आ चुके, क्योंकि जैसे जैसे इनकी पुनरावृत्ति बढ़ेगी वैसे वैसे समस्याएं हमारी बढ़ सकती। तो सोर्स क्या होगा? कौन सा अंक ऐसा लाएं, कहां से लाएं, कौन सा अंक लाएं, ये तो हम निर्णय कर सकते हैं इस चार्ट को देखकर। लेकिन कौन सा सोर्स कौन सा होगा, इसके लिए नामांक बेस्ड है। क्योंकि ये अंक जो परमानेंट अंक है, ये ईश्वर प्रदत्त करते हैं। ड्राइवर और कंडक्टर शत्रु उसी में से होता है, इसलिए वैसे अंक को हम सृजित करने का प्रयास करते हैं जो शत्रु अंक नहीं है, मित्र अंक। तो वह अंक, और साथ ही साथ उसकी लंबी आयु बार बार बदला नहीं जाए, वह नामांक ही होता है जो हमारे धरती के ईश्वर जन्म लेने के बाद संचित होता है जिनका, और धरती के ईश्वर माता पिता वह अंक देते हैं, वह होता है नामांक। आप कहेंगे नाम में तो अक्षर होते हैं, ये तो अंक कहाँ से आया? तो हर अंक अक्षर के अंक के मूल्य होते हैं, और ये अक्षरीय मूल्य जो होते हैं उसी नाम को उनके अक्षरीय मूल्य से परिवर्तित किया जाता है और फिर जोड़ा जाता है, और तब उन्हें उनका उपयोग अंक ज्योतिष में होता है। तो नामांक जो है बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ तक कि नाम का पहला अक्षर, क्योंकि जब भी नाम का पहला अक्षर पुकारा जाता है ऊर्जा उसमें काफी होती है, चेतना हमारी जागती है, और नाम कंप्लीट होने के पूर्व ही हम कई बार रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आज का अंक जो नामांक हमने जन्मतिथि दिया है वह महान क्रिकेट खिलाड़ी कपिल देव का है। कपिल देव का जन्मतिथि है, और इनका जो आप देखें नाम जो गया है वह नाम तथा नाम का पहला अक्षर, ये दोनों 3 इनके पास उपलब्ध थे। इनके उपलब्ध अंक, अनुपलब्ध अंक थे 8, 7, 2, और इनके जो नाम है का पहला अक्षर 2 दे रहा, और नामांक 3 मिलेगा। नाम का पहला अक्षर तुम है या नहीं है यह देखेंगे, क्योंकि 2 मिल रहा है। और ये अंक जो सृजित हुआ, हम नाम का पहला अक्षर भी सुनिश्चित करेंगे कि वह ड्राइवर कंडक्टर का शत्रु नहीं। अब हम देखने का प्रयास करें कि इनका मूलांक भाग्यांक क्या है और नामांक क्या है। तो आप देखें 6 के दुश्मन 3 और 9, दुश्मनों के सभी अंकों के दुश्मनों के दुश्मन अंकों की सूची आपके समक्ष प्रस्तुत। 1 के 8, 2 के 4, 6, 8, 9, 3 के 6, 4 के 8, 9, 4, 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3, 9, 7 के 7, 9, 3, 8 के 1, 2, 9, 4, 8, 9 के 6, 4, 2, 8। इनका मूलांक 6 भाग्यांक 8, 4, सॉरी भाग्यांक 4। 4 के शत्रु देखे 8, 9, 4, 2, इसलिए 2 अंक जो इनका नाम का है वह थोड़ा स्ट्रगल देता है, बाधाएं देता है। वहीं इनका 6 अंक जो है जो मूलांक है वह 3 और 9 देता है, यानी नाम का शत्रु अंक, मूलांक का शत्रु अंक, ये दोनों शत्रु अंक हैं। इसलिए जीवन में कुछ स्ट्रगल इनको जरूर मिली होगी। सफलता के लिए 5 अंक इनके पास है, 9, 5, 1 जो इनको सफलता मिली। 5 ज्यादा है इसलिए ऊर्जा इनके पास ज्यादा है, 9 भी, और 1। इस प्रकार हम अंकों को जानने का प्रयास करते हैं, और शत्रु अंक, ये शत्रु अंक कभी भी जीवन में नहीं लाए, यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए। साथ ही साथ इन अंकों को देखें, कभी हम ये सोच सकते हैं कि मूलांक 1 है, भाग्यांक भी 1 है, तो बहुत अच्छा होगा, यह हो सकता है, बशर्ते कि वह अंक 2 बार से ज्यादा नहीं। लेकिन कुछ अंक 2 बार भी हो तो नुकसानदायक होते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने ही दुश्मन होते हैं, और वे अंक होते हैं, और वे अंक होते हैं 4, 7, 8।
आप देखें, ये 4 4 के दुश्मन है, 7 7 के दुश्मन है, 8 8 के दुश्मन है, 9 9 के दुश्मन है। इसलिए ऐसे दो बार अंकों का इन अंकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, स्थिति ठीक नहीं। अब चलिए इनके अंकों को देखें। पर्सनल ईयर क्या है? पर्स अभी 2026 साल हो गया, सभी को 2026 कैसा बीतेगा यह जानने की जिज्ञासा है। तो आप अपने जन्म तिथि में से वर्ष को निकाल दें और वर्तमान वर्ष को उसमें जोड़। यदि आपका जन्म तिथि 31/12/25 के पहले का है तो 25 का ही आप लेकर चले। यदि जन्म तिथि आपका 2026 का है, क्योंकि आपके जन्म जो पर्सनल ईयर कैलकुलेशन होगा उसकी अवधि पिछले साल से लेकर के अभी के वर्तमान से होगा, वर्तमान से सर आरंभ होगा। तो यदि आपका जन्म तिथि 6/1/2026 के बाद का है, 6 जनवरी के बाद का जन्म तिथि है, तो वैसे स्थिति में 2025 लेकर चले। यदि पहले का है, 6/26 से आरंभ कर सकते। तो 6 आप देखें, इसमें वर्ष को हम जो वर्ष ओरिजिनल वर्ष है उसको वर्ष से रिप्लेस करते हैं वर्तमान वर्ष से, और उसका योग करते हैं सभी अंकों का। वह जो अंक होता है और रनिंग एज जो अंक होता है, ये दो अंक हमें मिलते हैं, और दो अंक हमारे पास पूर्वक है, मूलांक और भाग्यांक। मूलांक को विशेष रूप से देखा जाता है, भाग्यांक को भी जोड़ा जाता है। अब आप देखें, मूलांक इनका 6 है और भाग्यांक इनका 4 है, और इनका जो रनिंग एज बनता है 4 और 4 का दुश्मन होता है, रनिंग एज 4 बन रहा है, और 4 के 8 दुश्मन, 4 8 में आपस में तालमेल नहीं है। 6 के 4 इनका मूलांक जब 6 बनता है उसके 3 और 9 दुश्मन होते हैं, लेकिन 4 के दुश्मन 8 है, इसलिए रनिंग एज भी 4 है और भाग्यांक भी इनका 4 है। इसलिए यह वर्ष थोड़ी सी परेशानी लेकर, और इसी तरह से हम पर्सनल ईयर कैलकुलेशन करते हैं। यह रही हमारे अंकों को जानने की विधि, पहचानने की विधि, समझने की विधि और सही उपयोग करने की। अब आपको ले चलते हैं आज का क्या क्या है। संकेत क्या दे रहे हैं, सुनता सुनता दोबारा। 8 अंक है आज का, और 8 अंक ये किसी के मित्र नहीं, शनि का प्रतिनिधित्व करते हैं, कर्म के ये हैं, और कर्म शनि देव किसी भी अंक के मित्र नहीं होते, कहीं भी फेवर नहीं करते, तटस्थ कुछ अंकों से होते हैं। वे हैं 5 6 7, यानी 5 14 23, 6 15 24, 7 16 25 तिथि को जन्मे जातक के लिए ये आज दिन साधारण रहेंगे। 8 17 26, 9 18 27 को जन्मे जातक के लिए आज दिन उत्तम नहीं रहेंगे, और 1 10 19 28, 2 11 20 29, 3 12 21 30 और 4 13 22 21 को जन्मे जातक के लिए थोड़ा अति सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि देवी के साथ अपनी शत्रु है, 8 अंक के साथ इससे स्वास्थ्य के मामले में, वाद विवाद के मामले में, बात वार्ता के बारे में, गाड़ी चलाते समय आदि सावधानी बरतें। दिन आपका शुभ हो, यही हमारी कामना है, और इसलिए आप सावधान हैं। 8 अंक किसी के साथ मैच नहीं करते। शनि देव, इसलिए इन्हें ऑडिटर भी कहा जाता है। शनि देव कर्मों के देवता है, कर्म पर ही फल देते, और यही वजह है को इन अंकों के साथ तटस्थ है, क्योंकि 5 अंक तो ऐसे ही तटस्थ होता है, और 6 15 और 7 के साथ ये थोड़ी तटस्थता रखते हैं, क्योंकि ये उनके उनके ग्रुप में। इस प्रकार आज की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आप हमसे बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी तथा सार्थक और ज्ञानवर्धक रहा हो।
इस प्रस्तुति के यदि पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें ताकि हमारी प्रस्तुति की हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उसे लाभान्वित हो। इस प्रस्तुति को और बेहतर बनाने के लिए आपका सहयोग और सुझाव अपेक्षित। आप सुझाव यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में देकर हमें हमारा मनोबल बढ़ाएं और साथ ही साथ भागी बने इस प्रस्तुति को बेहतर बनाएं। और अंत में हम आपसे विदा लें कल इस वादे के साथ कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए हम मंगल कामना करते हैं। मंगल देव श्री राम और पवन पुत्र हनुमान से कामना करते हैं कि उनकी असीम कृपा पर बनी रहे और आपका दिन शुभ। जय मंगल देव, जय श्री राम, जय पवन पुत्र, जय श्री